Hello everyone. So we are back with another video from our social studies. We were going on with the lesson manufacturing industries, right? So we are up to the third part of this lesson. So up to now we have covered like what do you mean by manufacturing, the various industries types, and what are the factors that are important for setting up an industry, right? We have seen the ideal factors for the location of an industry. So बेटा अब तक हम लोगों ने क्या बात किया था कि जो हमारी इंडस्ट्री होती है वो बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाइड होती है ना। तो जो बहुत सारे टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे, अब हमको उसमें से भी कुछ ऐसे लाइक सेक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं, कुछ बहुत जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। ओके, तो उस नेसेसिटी को पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, सो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सी बेसिकली बेटा क्या होता है ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आपके पास बहुत सारी है, लाइक कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर केन, एडिबल ऑयल्स। ओके, पर अब हमारे पास हमें यहाँ पे ना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉटन एंड जूट। उसके बाद में हम सिंपली शुगर इंडस्ट्री पढ़ने वाले हैं फॉर हमारे एनसीईआरटी कंटेंट के अंदर। ओके, और एनटीएससी में भी यही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो टेक्सटाइल मतलब क्या होता है, क्लोथिंग से रिलेटेड है। ओके, तो बेटा अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हम लोग इस पर स्पेशली इतना फोकस करें, दैट मीन्स कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो वो हमारे लिए ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है वो देखो, कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर मैं बात करूँ कि जितना मानो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेट कर दो कि 100% हो रहा है, ठीक है, तो उस 100% में से 14% जो है वो केवल कौन देता है हमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो कितने लोगों को जॉब दिया है इसने अभी तक, 35 मिलियन पर्सनस को इसने अभी तक जॉब प्रोवाइड किया है। फिर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स मतलब समझ दो ना, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हुई है हमारे यहाँ पर बिकॉज ऑफ जस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज 24.6%। आपको अच्छे से याद होगा कि जब हम लोगों ने लाइक इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, इंडियन इंडिपेंडेंट सिस्टम्स वगैरह आप समझते हो, तो जो ब्रिटिशर्स थी ऐसी कौन सी चीजें थी जो ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट करती थी हमारे इंडिया की तरफ, एंड वन बेसिक रीजन वॉज द टेक्सटाइल, the availability of fine cotton. Okay, here was the main reason that the Britishers were like attracted towards the Indian economy. Okay, they wanted to make a trade in our economy. So अगर GDP के contribution की बात करूँ तो फिर कितना हो जाता है, 4%, huge amount from it is get like contribution is there from the textile industry. It is a self-reliant and complete in value chain. Now this is the basic thing that you need to understand here is self-reliant मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर। आजकल आप लोगों ने बेसिकली ये टर्म सुनी होगी आत्मनिर्भर, ठीक है, बहुत अच्छे से समझते होंगे। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, लाइक सेल्फ डिपेंडेंट। अब सेल्फ डिपेंडेंट क्यों बोला है, समझो कि बेटा कॉटन इंडस्ट्री को बेसिकली स्टार्ट करो कि कॉटन इंडस्ट्री बनती कैसे है या उसमें काम कैसे होता है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हम समझ रहे हैं, वहाँ पर हमें पहले रॉ मटेरियल चाहिए, फिर रॉ मटेरियल से हम थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड से हम लाइक क्लोथ बनाएंगे, और क्लोथ को बाद में उसको कलरिंग वगैरह देंगे, ठीक है, कलरिंग वगैरह जो भी हमें करना है, और फिर फाइनल प्रोड्यूस हमारा बन जाएगा। तो सी सेल्फ रिलायंट मतलब आप ये समझते हो कि हम यहाँ पर किसी भी और लाइक कॉटन, हमें जो टेक्सटाइल में जो मटेरियल प्रोड्यूस करना है उसका रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड जो है वो इसी इंडस्ट्री के अंदर बन जाता है। ये किसी और इंडस्ट्री पर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ रिलायंट का मतलब समझ गए हो कि रॉ मटेरियल के लिए चाहे फिनिश गुड के लिए ये केवल किस पे डिपेंडेंट है, केवल खुद पे डिपेंडेंट है। ओके, नाउ इट इज कंप्लीट इन वैल्यू चेन। वैल्यू चेन को आप कैसे समझोगे, कंप्लीट इन वैल्यू चेन कि लाइक अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल अगर मैं बात करूँ फार्म से मुझे क्या मिला, कॉटन के वो बड्स मिले थे, तो जो कॉटन निकला है ना उसकी भी खुद के अपने आप में वैल्यू है। उसको आप सेल आउट करो, ठीक है, तो क्या बनेगा, थ्रेड बन जाएगा, है ना। हम लोगों ने यान बना लिया, अब यान की भी अपनी खुद की वैल्यू है। हमारे घरों में भी यान मिलेगा आपको, हमेशा बेसिकली मिली जाती है, बेसिक नीड्स में आ जाता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लोथ, उसकी भी अपनी खुद की है। जो फिर फिनिश गुड्स जो बनते हैं लाइक पूरा स्टिच्ड मटेरियल, उसकी भी अपनी खुद की वैल्यू है। सो इट इज अ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन कि हर एक प्रोडक्ट जो बन रहा है, हर एक लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उस लेवल की भी लाइक बोलते हैं उसकी खुद की अपने आप में एक वैल्यू है। और जो रॉ मटेरियल एक जो चीज प्रोसेसिंग हो रही है लाइक वो खुद ही कर रहा है, किसी और पर किसी और से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने की उसको जरूरत नहीं है।
अब देखो वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे होता है। पहले तो फाइबर का प्रोडक्शन हुआ, लाइक कॉटन को आपने ग्रो किया, फिर स्पिनिंग की वजह से आपने क्या किया, स्पिनिंग एंड निटिंग की वजह से आपने क्या किया, आपको यान आपने डेवलप कर लिया, तो यान धागा जैसे मिला उसके अंदर हमने वीविंग और निटिंग किया, उसके बाद में जो मटेरियल हमें मिला उसको हम लोगों ने कलर्ड वगैरह डाई वगैरह कर बना लिया, तो अब कलर्ड थ्रेड्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब उस कलर्ड थ्रेड वगैरह के बाद में कलर्ड कपड़े के बाद में उससे आप क्या बना लोगे, गारमेंट्स बना लोगे, राइट। तो यहाँ से आपको रॉ फाइबर मिला जिसकी खुद की वैल्यू, यहाँ से हमें यान मिला जिसकी अपने आप में खुद की वैल्यू है, फैब्रिक मिला उसकी खुद की वैल्यू है, एंड गारमेंट मिला वापस उसकी खुद की भी अपनी वैल्यू है। सो दैट इज नोन एज वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में। सबसे पहली चीज, फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर वन वर्ड, इसको तो मार्क कर सकते हो आप इम्पोर्टेंट। ओके, एनटीएससी में भी इट कैन कम, एंड फॉर लाइक आपको प्री बोर्ड्स में तो ये बहुत बेसिकली ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग। पहले हमारे यहाँ पे बेटा इनिशियली जो कॉटन टेक्सटाइल जो होता था, कॉटन जो इंडिया में जब स्टार्टिंग में जब प्रोड्यूस होता था वो हैंडलूम्स पे होता था। हैंडलूम्स मतलब लोग उसे हाथ से, जो आपने चरखे वगैरह देखे हुए है ना, तो उसे हैंडलूम्स, पावर लूम्स तो बहुत बाद में है। एक पावर लूम्स अगर मैं बोलूँ तो वो फर्दर इन्वेंशन है, वो फर्दर डिमांड की वजह से पावर लूम आया। तो पहले बेसिकली क्या था हमारे पास, हैंड स्पिनिंग एंड हैंड लूमिंग था, फिर धीरे धीरे वो एब्सोलेंट होने लगा। उसमें जो हम लोग प्रोडक्शन क्वांटिटी बोले या प्रोडक्शन कंपटीशन को हम मीट नहीं कर पाए, इसीलिए हमने खुद को किस में कन्वर्ट कर दिया था, फिर पावर लूम में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, तो लोकलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो लाइक जो हम लोग जनरली अगर हम बात करते हैं तो जो मोस्टली इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल की वो कहाँ पर लोकेटेड मिलेगी आपको, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल हैव फ्रॉम योर 8th स्टैंडर्ड सेक्शन, और जो काफी इंपॉर्टेंट भी, हमने जब 8th स्टैंडर्ड पढ़ा था तब हमने पढ़ा था, आप में से बहुत से बच्चों को ध्यान नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करो, एंड आई नीड अ क्वेश्चन आंसर फ्रॉम यू इन दी कमेंट सेक्शन। सो द क्वेश्चन कम्स हियर इज, हु इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है, एनटीएससी में भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको वापस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो आई रिपीट द क्वेश्चन, हु इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सी बेटा, अब हम लोग ने कॉटन वगैरह सबके बारे में समझा। एक और चीज समझो कि गुजरात और महाराष्ट्र में जो है ये इतना ज्यादा मतलब वहीं पर ही क्यों लोकलाइज्ड है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो जाती है हमें वहीं पे हमारे पास। सी, अब गुजरात महाराष्ट्र ऐसे एरियाज है जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें लाइक पॉपुलेशन बहुत है तो हमें मार्केट वहीं मिल गया, लेबर हमें वहीं मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब आपको पता है महाराष्ट्र गुजरात जो है वो कोस्टल एरियाज में आते हैं, तो वहाँ हमें पोर्ट सर्विसेज भी मिल जाती है, मॉइस्ट क्लाइमेट है वहाँ का, तो दीज आर बेसिक फैक्टर्स जो ना हमें वहीं पे रॉ मटेरियल मिल जाता है। अब हमने बेसिकली अभी देखा था, जब हम किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करते तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि लेबर मिलना चाहिए, मार्केट मिलना चाहिए, लो कॉस्ट पे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, हमें रॉ मटेरियल वही मिल जाना चाहिए। सो दीज आर दी आइडियल फैक्टर्स। ओके, इसीलिए हम लोगों ने आइडियल फैक्टर्स ऑफ लोकेशन पढ़ा था। तो ये ऐसे बेसिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉटन जो है वो कहाँ पे लाइक लिमिटाइज जो हम कर सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र में। लाइक बेसिक क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम यू कि व्हाई आर लाइक मोस्ट ऑफ द कॉटन एंड like cotton textile industries are localized in Gujarat and Maharashtra. Of course बहुत सी जगह है, but these are the most important places. Okay, so now these cotton textiles also. Okay, अब ये हम लोगों ने देखा कि जीडीपी में तो इनका शेयर कितना था, नियरली 4% जस्ट, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी है ना। अब प्रॉब्लम क्या थी देखो, फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच कैटर टू लोकल मार्केट्स। अब मैं आपको यही बता दूं कि अब बेसिकली बेटा कॉटन टेक्सटाइल में क्या होता है ना कि जनरली हम लोग जब स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम्स के थ्रू कर रहे थे। अब हैंड स्पिनिंग्स और हैंडलूम्स की वजह से क्या हुआ कि मतलब ये अब आप ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ जो लेबर इन्वॉल्व है वो काफी ज्यादा लाइक स्मॉल स्केल पे, लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है ना बेटा जनरली बहुत स्मॉल स्केल्स पे की जाती है। लोगों के यहाँ पे इतने ज्यादा फाइनेंशियल एड्स उनके पास अवेलेबल नहीं होते, तो ये फ्रेगमेंटेड यूनिट है। हम कभी भी बात करते हैं लाइक चाहे हम लोगों ने फार्मिंग के थ्रू समझने की कोशिश करी थी, अगर आप उसको लार्ज एरिया पे करते हो तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है, और अगर आप फ्रेगमेंटेड एरियाज में करते हो ना तो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन जो है वो काफी कम मिलता है।
ओके, स्केर्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, स्केर्सिटी, अब इसको समझने की जरूरत है हमें। सी अगर मैं बात करूं कॉटन की, तो बेटा कॉटन जो है वो इंडिया में बहुत फाइन अवेलेबल था, एंड इवन मतलब हमारे यहाँ का जो कॉटन था ना वो इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा उसकी फाइन क्वालिटी थी कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से कॉटन को एक्सपोर्ट करके लाया। हमारे लिए तो एक्सपोर्ट हो जाता था, वो उनके लिए इम्पोर्ट होता था, तो वो उसे इम्पोर्ट करते थे हमारी कंट्री से, और फिर जो वहाँ के जो रॉयल पीपल्स होते थे, राइट, लाइक द किंग एंड द क्वींस, वो हमारे यहाँ का कॉटन क्लोथ पहना करते थे। ओके, फॉर दैम इट वाज यूज्ड। सो लाइक कॉटन जो थी उसकी क्वालिटी तो बहुत थी, बट लाइक क्वालिटी बहुत अच्छी, बट अच्छी क्वालिटी जो है वो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो इसीलिए अब क्या बोल दिया गया, स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी। आउटडेटेड मशीनरीज, अब अगर क्वालिटी हमारे पास बहुत अच्छी है, सी हमारे साथ क्या पता बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, आप ये समझने की कोशिश करो। अब ब्रिटिशर्स ने भी हमारे साथ क्या किया था, लाइक वो हमारे यहाँ से, हम लोग क्या करते थे, यान तो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करके उनको देते थे, पर वो उस यान को ले जाते थे अपनी कंट्री में, फिर अपनी कंट्री से वो क्या करते थे, उसको वापस से फिनिश गुड के अंदर बना करके फिर उसे अपने यहाँ पर बेचा करते थे। तो हमारे पास जो मशीनरी थी वो इस फाइन क्वालिटी यान का प्रोडक्शन करने में वो केपेबल नहीं थी। ओके, इस तरह से समझ लो। इरेटिक पावर सप्लाई, ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे पहले कोई, लाइक अगर मैं पुराने टाइम की बात करूँ जो 1940s 1960s की अगर हम बात करें, तो वो मतलब कंट्री जो थी इट वाज इन डेवलपिंग फेज, जस्ट वो इंडिपेंडेंट हुई ही थी, तो हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे पावर सप्लाई के। ओके, एंड दैट वाज लाइक स्टिफ कंपटीशन। अब स्टिफ कंपटीशन आपको कैसे समझने की जरूरत है कि अब देखो कॉटन वगैरह जो होता है ना बेटा, ये कंपैरेटिवली लाइक अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसको मशीनरीज पे बना के लाते थे। हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें हैंडलूम्स वगैरह पे होती थी, तो उसमें बनाने में बहुत लेबरस काम था ये, ठीक है। तो अब जो प्रोड्यूस होकर के हमारे पास जो आ रहा है उसकी ना कॉस्ट काफी हाई हुआ करती थी। अब कॉस्ट हाई होने की वजह से, कॉस्ट हाई होने के और बहुत ज़्यादा मेहनत लगने की वजह से क्या होता था ना कि जो सिंथेटिक मटेरियल होते थे वो इससे ज़्यादा इजीली अवेलेबल थे, चीपर रेट्स में अवेलेबल थे। तो इसे क्या बोला, इसीलिए मतलब क्या फेस करने को मिलेगा आपको, स्टिफ कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। तो ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया एक्सपोर्ट्स यान टू जापान, और जापान उसे यान का वो फाइनल क्लोथ बनाती है, फिनिश प्रोडक्ट बनाती है और फिर उसे वापस इंडिया में बेचती है। तो आप ड्रॉबैक समझ रहे हो इंडिया का, कि हम लोग यहाँ पे इंडिया जो है वो कॉटन को प्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन of that cotton because we are having an outdated technology. Okay, so now last point was our trade of garments is only 4% of the world's total. We lag so much behind in this, है ना। सो आपको कॉटन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो जूट टेक्सटाइल्स हम पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से वन वर्ड में आपने अपनी छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि जो जूट है उसे हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ओके, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ये। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले कौन सी हो गई थी टेक्सटाइल के अंदर, कॉटन हो गई थी, उसके अंदर सेकेंड इंपॉर्टेंट कौन सी आ जाएगी, जूट हो जाएगी। इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन द प्रोडक्शन एंड सपोर्ट्स नंबर 2 इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट। अब ये देखो कि अगर प्रोडक्शन तो सबसे ज्यादा हो रहा है, अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसमें, जूट का कौन करता है, इंडिया। पर एक्सपोर्टिंग में लीडिंग कंट्री कौन सी हो जाती है, बांग्लादेश। अब बोले मैम क्या मजाक कर रहे हो आप, तो अगर हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसका हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं। अब इसको समझने की जैसे कोशिश करो आप कि जो जूट है मानो उसके हम लोगों ने, इंडिया ने तो क्या किया, 100 बंडल्स उसके प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, 100 बंडल्स में हम लोगों ने जूट के प्रोड्यूस कर दिए, और मानो वहीं पे बांग्लादेश ने क्या किया, 50 बंडल्स ही प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब बांग्लादेश बेटा वहां पे क्या ना, एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि वो इन चीजों का प्रॉपर यूज कर सके, तो इसलिए क्या करती है वो, ना लेबर उनके पास है ना प्रॉपर टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो वो क्या करती है 50 में से 40 को वो क्या कर देती है, बाहर बेच देती है। और हमारे इंडिया में हम क्या करते हैं, 100 में से केवल 30 या 40% बेचते हैं। तो गॉट द डिफरेंस कि प्रोडक्शन तो ज्यादा है, पर उसमें से हम एक्सपोर्ट करने वाली जो क्वांटिटी है वो हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। Okay, so it supports 3.7 lakh workers, again a very large number of like employment producing sector हो गया ये। तो इंडिया, there are about 80 jute mills in India, mostly in West Bengal, okay, and first jute जो थी वो कहाँ पर, मिल कहाँ पे लगी थी, कोलकाता में in 1859. After partition in 1947, see this is important, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute production area, मतलब मिल्स जो थी, जो फैक्ट्रीज थी वो तो इंडिया में रहेगी, पर जो यहाँ पे इनका एग्रीकल्चर होता था, जहाँ इनका प्रोडक्शन होता था, वो एरिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश में। ओके, क्लियर विद दिस। सो नाउ अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे एक लिखवाया था कि जो जूट है जनरली जो ना लाइक वो बांग्लादेश में, मोस्टली जो जूट 80 मिल्स है जो ज्यादातर बांग्लादेश में, सॉरी वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड, राइट। सी वापस आपको यहाँ मिलेगा, देर आर 80 जूट मिल्स इन इंडिया, मोस्टली इन वेस्ट बंगाल। अब तो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि भाई बताओ
वेस्ट बंगाल के अंदर ज़्यादा मतलब लाइक वेस्ट बंगाल जो है वो आइडियल लोकेशन क्यों है जूट के लिए? तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोडक्शन एरिया, मतलब अगर मैं बात करूँ काइंड ऑफ लाइक सॉइल, क्लाइमेट, जो बोलते हैं ना प्रोडक्शन के लिए हमें जो नीड होती है जूट की, वो कहाँ पर मिलती है? स्पेशली हमें वेस्ट बंगाल में। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे आपको पता है इट इज़ लाइक वहाँ पे आपको वाटरवेज भी बहुत अच्छे से, रिवर्स वगैरह है वहाँ पे, ठीक है। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड रेलवेज ऑल्सो। तो आपको रॉ मटेरियल को या फाइनिश्ड प्रोडक्ट्स को आपको प्रोड्यूस करके ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ईजी हो जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्यों चाहिए? जूट को ग्रो करने में, ठीक है। अब वो जो आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमेशा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में होते हैं। तो अब ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है बिकॉज अब वेस्ट बंगाल जो है, तो इसलिए जैसे हमको वहाँ से क्या मिल जाता है? चीप लेबर मिल जाता है। तो ठीक है, कोलकाता को इसीलिए क्या बोला गया? एक अर्बन सेंटर माना जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा आपको पता है सिटी है, तो ये अर्बन सेंटर हो गया ये जूट के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमें वहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज सब कुछ प्रोवाइड करवा देता है। ओके तो अब बेटा हर चीज़ में, जैसे हम लोगों ने कॉटन की बात की थी, तो वी हैव डिस्कस्ड प्रॉब्लम फ्रॉम कॉटन ऑल्सो, राइट। तो अब हम लोग वापस यहाँ पे भी प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। तो लेस डिमांड फॉर जूट, कारपेट्स एंड पैकिंग मटेरियल। अब सीधी बात है क्यों? क्योंकि अब बेटा ये जो चीज़ें ना आप समझो कि अगर हमको कॉटन ग्रो करना है या जूट ग्रो करना है, ठीक है, तो इनमें ना ये बहुत ज़्यादा लेबरस काम हुआ करते थे और इनके बदले में जो प्रोड्यूस जो मिलता था फार्मर्स को, ठीक है, आउटपुट जो फार्मर्स को मिलता था वो काफ़ी ज़्यादा फाइन, या मतलब बोलते हैं ना कि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी और उसके बदले में जो उनको पेमेंट मिलता था वो वॉज नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री। ओके तो और एक तो सेकंड चीज़ है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, मैंने वही चीज़ बताया कि काफ़ी महंगा मिलता था। अब काफ़ी महंगा मिलने की वजह से जो इनके सब्स्टिट्यूट्स होते थे, ठीक है, वो हमें चीपर रेट में मिलते थे। एक आपने देखो जूट की आपने एक रोप देखी होगी और एक प्लास्टिक की जो बनी हुई होती है ना सिंथेटिक मटेरियल की, ठीक है, वो आपने रोप्स देखी होगी। तो अगर मैं दोनों की प्राइजेस को कंपेयर करूँ ना बेटा, तो जो प्लास्टिक वाली सिंथेटिक मटेरियल की जो रोप्स थी वो और ज़्यादा चीपर है। ओके तो इसीलिए इनको ना इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कंपटीशन। अब हमने पहले ही बात कर ली थी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? बांग्लादेश। तो हमें इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ फेस करना पड़ गया था। तो अब हमने यहाँ चीज़ें देखी कि जो कॉटन टेक्सटाइल हो गया, जो जूट टेक्सटाइल्स हो गई हमारी, तो इसमें ना एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी डिपेंडेंस है। ओके तो एम्प्लॉयमेंट का ह्यूज लार्ज स्केल पे डिपेंडेंस होने की वजह से क्या हो गया कि हम लोगों ने एक नेशनल जूट पॉलिसी अडॉप्ट की 2005 के अंदर। अगेन एन इम्पॉर्टेंट one word question, when was national jute policy adopted in 2005? okay was formulated with objective of increasing productivity। अब ये जो था उसमें क्या क्या बेसिस थे कि भाई हमें क्या क्या करना है, इसके बाद में प्रोडक्शन एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, इसकी क्वालिटी जो भी हम दे रहे हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, ताकि और उसके बाद में ये भी ध्यान रखना है कि जो प्राइजेस में है लाइक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद में जो अब फार्मर्स हैं उनको थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मिले, ताकि फार्मर्स में भी एक लालच आए कि भाई हमें भी इसको प्रोड्यूस करना है। एंड एनहांसिंग द यील्ड पर हेक्टर, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा था, मानो कि फॉर एग्जांपल कि एक पीस ऑफ एक हेक्टर ऑफ लैंड से मानो कि पहले 10 बंडल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो अब आपको एक हेक्टर से आपको 15 लाइक 13 to 14 आपको, तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी आपको वो इम्प्रूव करनी है। और अब जो हम जो ट्रेडिंग करते हैं बेटा वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके में, इन कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जूट को। ओके तो अब बेसिकली अब हमारे बेटा जब हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली 3 इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले थे। जूट और कॉटन हमने आज कंप्लीट कर लिए, कल मैं आपको शुगर करवा दूँगी कंप्लीट। ओके थैंक यू।